अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था, वो है ड्रामा। और ड्रामा में आज हम देखेंगे इसका ओरिजिन और ड्रामा की डेफिनेशन, और उसके बाद हम देखेंगे ड्रामा की हिस्ट्री। और पर उस इन सब से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर के हिंट्स भी देखेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि रिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं पहले अपने लेक्चर के प्रीवियस लेक्चर के हिंट्स। तो अब हम देखते हैं अपने वर्ड हिंट्स को, कि जो प्रीवियस टॉपिक है हमारे वर्ड हिंट्स थे, उसमें हमने देखा था लिटरेचर को, कि लिटरेचर क्या है। तो सबसे पहले जो हमने लिटरेचर देखा था, लिटरेचर था आइडियाज़ ऑफ परमानेंट एंड यूनिवर्सल इंटरेस्ट। उसके बाद हमने क्या देखा था लिटरेचर में, कि जो आइडियाज़ हैं उन्हें एक्सप्रेस किया जाता है एक्सीलेंस लेवल पर। और देन हमने देखा था कि जो लिटरेचर है उसमें एक ही फैक्ट को मुख्तलिफ वैलिड फॉर्म्स में मुख्तलिफ शक्लों में बयान किया जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था लिटरेचर में कि लिटरेचर एस्थेटिक होता है। उसके बाद हमने देखा था कि लिटरेचर इमेजिनेटिव होता है। और फिर हमने देखा था कि लिटरेचर इमिटेशन होती है लाइफ की। तो ये हमारे लिटरेचर की डेफिनेशन के हिंट्स हैं कि लिटरेचर परमानेंट एंड यूनिवर्सल इंटरेस्ट होते हैं आइडियाज़ के, और ये एक्सप्रेस किए जाते हैं एक्सीलेंट लेवल पर, और एक फैक्ट को मुख्तलिफ शक्लों में बयान किया जाता है, जो कि एस्थेटिक होता है, इमेजिनेटिव होता है, और वो सारे फैक्ट्स इमिटेशन होती हैं लाइफ की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि उसके बाद हमने लिटरेचर में इसका क्या देखा था, इसके जॉनरास को देखा था। तो इसके कितने थे, ड्रामा था, नोवेल था, पोइट्री था, प्रोज था। और ड्रामा क्या था, ड्रामा हमारे पास थी इमिटेशन ऑफ एक्शन, यानी कि आपकी जो राइटिंग है उसको आप क्या करते हो, एक्ट करके दिखाते हो। और जो नोवेल था आपके पास, वो क्या था, लॉन्ग वर्क ऑफ नरेटिव फिक्शन था, यानी कि लिखे बहुत ही लंबा काम होता है, एक फिक्शनल स्टोरी लिखी जाती है जो कि आप स्टेज पे परफॉर्म नहीं करते। नेक्स्ट हमने पोइट्री को देखा था कि ये क्या होती है, इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स होती है और रिथम्स होते हैं इसके अंदर, यानी कि वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि उनके अंदर एक राइमिंग स्कीम आ जाती है। और नेक्स्ट हमने प्रोज को क्या देखा था कि प्रोज क्या था, नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच थी, यानी कि आप कॉमन लैंग्वेज में कॉमन स्पीच के तौर पर आप क्या करते हो, अपनी राइटिंग को लिख रहे होते हो। और लास्ट हमने देखा था कि इसके एक और जॉनर में था क्रिटिसिज्म। और तो क्रिटिसिज्म क्या था, क्रिटिसिज्म था स्टडी थी, इवेल्युएशन थी, और इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर थी, कि लिटरेचर को कैसे स्टडी किया है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इवेल्युएट हुई हैं, उसके अंदर क्या, और उसमें आपने इंटरप्रिटेशन के क्या नताइज निकाल रहे हो, वो सब आप क्या किस में करते हो, क्रिटिसिज्म में करते हो। नेक्स्ट हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, ड्रामा। ड्रामा क्या है, ड्रामा का पहले हम देख लेते हैं ये आया कहाँ से था, ये कहाँ से निकला, कि कहाँ से ये टर्म बनी। तो ये जो ड्रामा है ये हमारे पास आता है ग्रीक वर्ड से। आप अगर कॉमनली देखें तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें हमारे पास ग्रीक से या फिर रोमन एम्पायर से ही आती हैं। आपके ओलंपिक गेम्स ग्रीक से स्टार्ट हुए हैं, आपके मंथ्स के नेम्स ग्रीक से आए हैं। तो इस तरह ड्रामा क्या है, ड्रामा भी ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब है एक्शन। और ये ग्रीक का एक वर्ड है ड्राउ, जिससे ड्राइव किया गया, और उसका मतलब क्या है, आई डू, यानी कि मैं करता हूँ, वही एक्शन की बात हो गई। तो ड्रामा की डेफिनेशन देख रहे हैं, ये वही डेफिनेशन जो पिछले लेक्चर में भी दी थी। ये क्या है, इज़ अ मोड ऑफ फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू डायलॉग एंड परफॉर्मेंस, यानी कि बातचीत और परफॉर्मेंस, यानी कि एक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, आपकी जो राइटिंग है उसको प्रेजेंट किया जाता है लोगों के सामने। और ये क्या होती है, एक्शन की इमिटेशन होती है, यानी कि जो लिखी हुई एक्शन है आप उसको इमिटेट करके स्टेज पे दिखा देते हो। उसके बाद ड्रामा क्या है, ड्रामा कंपोजिशन है वर्ड्स और प्रोज की, यानी कि इसके अंदर वर्ड्स भी आ जाती है, इसके अंदर प्रोज भी आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वर्ड्स कैसे आती है, प्रोज कैसे। वर्ड्स कोरस के फॉर्म में आता है, ग्रीक ड्रामाज में कोरस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, वो एक सॉन्ग होता है, और प्रोज उसमें डायलॉग इस्तेमाल किए जाते थे। और उसके बाद जो यूरिपिडिस है, यूरिपिडिस का हमारे पास
ग्रीक थिएटर हमने देखा, ग्रीक थिएटर 550 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 220 बिफोर क्राइस्ट तक है। ये एंशियंट ग्रीस यानी कि पुराना जो यूनान था वहाँ से शुरू हुआ। लोग करैक्टर्स के लिए उसके मास्क पहनते थे, और जो इम्पोर्टेंट प्ले राइट्स है वो थे सोफोक्लिस और यूरिपिडिस था। सोफोक्लिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ड्रामा है वो है इडिपस रेक्स, और इसके अलावा भी इसके बहुत से ड्रामाज हैं, पर जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो कौन सा है, वो इडिपस रेक्स है। उसके बाद यूरिपिडिस का जो ड्रामा है बहुत वो है द ट्रोजन वुमेन। द ट्रोजन वुमेन यूरिपिडिस का बहुत पॉपुलर ड्रामा है। उसके बाद नेक्स्ट जो एरा आता है हमारे पास वो है रोमन थिएटर का। उसके बाद इनके ग्रीक से कहाँ शिफ्ट हो गया ड्रामा, रोमन थिएटर में हो गया। और ये कहाँ से कहाँ तक चला, ये 240 बिफोर क्राइस्ट से लेके 476 तक चला हमारे पास, 476 एडी तक, यानी कि एनो डोमिनी इनके आफ्टर क्राइस्ट AC, ये उसमें चला गया। ये हमारे पास जारी रहा। ये था एंशियंट रोम में था, और इसके मेन थिएटर जो थे वो फार्स थे। इनके क्या था, कॉमिक थे। फार्स का मतलब होता है जो मजाक जिसके अंदर होता है, इसके अंदर मजाक होता है। वो इसकी जो फॉर्म थी वो कौन सी, फार्स फॉर्म थी, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉमेडी के ऊपर से इनका मकसद यही था कि ये लोग क्या करेंगे, सामने वाली ऑडियंस को उन्होंने हंसाना है, उन्हें बस उनके चैनल पे हंसी लेके आनी है। इसके अलावा इनका कोई मेन मकसद नहीं था, सिर्फ फार्स फॉर्म के इनके ड्रामाज हुआ करते थे। और इनके जो फेमस प्ले राइट्स हैं वो है लिविस एंड्रोनिकस और ल्यूकियस सिनिका। लिविस एंड्रोनिकस का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रामा है वो है एंड्रोमेडा है, और उसके बाद ल्यूकियस सिनिका का है ऑक्टेविया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मेडिवल थिएटर हमारे पास 401 AC से लेके 1500 AC तक आता है। इनके आफ्टर क्राइस्ट या फिर AD एनो डोमिनी, ये हदीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद का दौर है। उसके बाद ये जो था लिटर्जिकल ड्रामा थे इनके, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लिटर्जिकल ड्रामा था, और इसमें जो थे कॉमिक कैरेक्टर्स थे जिसे हम एग्जैजरेशन के लिए इस्तेमाल किया करते थे। बहुत ज़्यादा मुबालगा राय की जाती थी कि एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आप लोग बयान कर देते थे। और इसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट प्ले राइट्स थे वो थे हॉर्सो वीथा एंड एडम डी ले हेला। हॉर्सो वीथा का ये थे मेडिवल थिएटर का। वो ये जो है मेडिवल थिएटर, आप मेडिवल एजेस को हम ले लेते हैं जो कि हमारे पास इंग्लिश में डार्क एजेस के तौर पर आती हैं। ये एज सच इस वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका कोई काम नहीं था, बहुत ज़्यादा फेमस काम नहीं था, इसलिए इसे बहुत डार्क एजेस कहते थे। ये और बहुत ज़्यादा पसमानदगी में था, बहुत ज़्यादा उसका जो रुझान था वो गिरा हुआ था, और इसी में हमारे पास तो ये मेडिवल एजेस जो है वो नॉर्मली हम देखते हैं किसे, डार्क एजेस को मेडिवल कहा जाता है। तो वहाँ पे जैसे कि वहाँ पे पोइट्री का हाल था, वैसे ही वहाँ पे ड्रामा का हाल था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ ड्रामा में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉमेडिया डिलेट्रा। ये भी एक था कॉमेडिया डिलेट्रा। इसमें क्या था, ये इस एरा में कॉमेडी ऑफ द आर्टिस्ट थी, एंड किसमें कॉमेडी को इशू किया था। ये कहाँ से चला, इसने अपनी जो इंस्पिरेशन ली वो इसने रोमन फार्स से, यानी कि जो रोमन एम्पायर में जो रोमन थिएटर में जो फार्स टाइप के ड्रामाज लिखे जाते थे, ये भी वहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। और इसके जो इम्पोर्टेंट जो प्ले राइट्स है वो थे कार्लो गोल्डोनी एंड मोलायर। और अब जो मोलायर था उसने जो है ना, हु डिड नॉट राइट कॉमेडिया बट वाज ग्रेट इन्फ्लुएंस इट इन हिज ओन वर्क, कि उसने बेसिक हम ऐसे नहीं कह सकते कि मोलायर ने एक कॉमेडी लिखी, पर हमें उसके वर्क्स में उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट नज़र आता था, तो इसलिए हमने इसे कॉमेडिया डिलेट्रा में जो है शामिल कर दिया। तो कार्लो गोल्डोनी की जो इम्पोर्टेंट था राइटिंग वो थी द लायर जो था कार्लो गोल्डोनी का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर ड्रामा था। उसमें मोलायर ने लिखा था द स्कूल फॉर वाइफ्स, इसने द स्कूल फॉर हस्बैंड्स भी लिखा, और ये था हमारे पास कॉमेडिया डिलेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एलिज़ाबेथन पीरियड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमें शायद हर इंग्लिश के स्टूडेंट को पता होगा, वो जो उसकी भी जान छोड़ता ही नहीं है, वो कौन सा, शेक्सपियर। तो इसका बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आप फिगर कह लें तो वो शेक्सपियर है। और ये प्रॉपर तौर पर यहाँ से ड्रामा जो है वो इंग्लैंड में, यानी कि इंग्लिश में स्टार्ट हो गया था। उसमें यूरोप के अंदर, इंग्लैंड के अंदर क्या आ गया था, ये ड्रामा का ओरिजिन हो गया था। और ये क्या थी, ये रेनेसेंस यानी कि इनलाइटनमेंट, रिवाइवल ऑफ लर्निंग था, इसमें आया था। लोग अपने डार्क एजेस से निकल आए थे क्योंकि 1500 के बाद का दौर आ रहा है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट प्ले राइट्स थे वो थे विलियम शेक्सपियर था एंड क्रिस्टोफर मॉर्लर था।
विलियम शेक्सपियर के जो इम्पोर्टेंट ड्रामाज है, वैसे उसके सारे ड्रामाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने इम्पोर्टेंट है कि उन्हें 3 कैटेगरीज में 4 कैटेगरीज में उसे जो है ना डिवाइड करके रख दिया गया उसके वर्क के अंदर आती हुई मेच्योरिटी के हिसाब से। तो वैसे उसके अगर हम शेक्सपियर के इम्पोर्टेंट ड्रामाज देखें तो हमारे पास आते हैं रोमियो एंड जूलियट है, जूलियस सीजर है, किंग लियर है, मेथेलो है। तो ये सब क्या है शेक्सपियर के ड्रामाज हैं। उसके बाद हमारे पास है क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर था एलिजाबेथन पीरियड का। और इसकी जो इम्पोर्टेंट वर्क था वो था डॉक्टर फॉस्टर्स। डॉक्टर फॉस्टर्स मुझे बाज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उसने अपनी सारी ज़िंदगी एक जादू सीखा और एंड पे आके उसे जब पता चला कि सारी गलती ही उसकी थी, यानी कि बहुत आपके अंदर जब ये लम्हा आता है कि आपको जब फील होता है कि आपने गलती की है, जो सारी ज़िंदगी जो आपने गुजारी है वो एक गलती में गुजार दी और उससे आपको कुछ हासिल ना हुआ, तो वो लम्हा बहुत होता है कि आप अपने अंदर ही अपने अंदर आपका जो है ना वो मरना शुरू हो जाता है। और ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह चीज़ होती है मेरे हिसाब से तो। और नेक्स्ट चलें अगर हम मूव करें तो अगर हमारे पास आते हैं 17th सेंचुरी न्यू क्लासिज़म, यानी कि न्यू क्लासिज़म आ गया था। क्लासिज़म से बिल्कुल वाला न्यू क्लासिज़म था, 17th सेंचुरी स्टार्ट हो गई थी। और इसमें जो था इसमें था प्लेग जो कंसर्न करते थे वो आइडियाज़ के ऊपर, कि आइडियाज़ ह्यूमन बींग्स को किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो उसके ऊपर देखते थे। और थिएटर्स जो थे वो सिमिलर टू टुडे, इनके आजकल के जैसे थिएटर हैं वैसे ही वहाँ पे शुरू हो गए थे। इसके जो इम्पोर्टेंट प्ले राइट्स हैं उनके अंदर इंक्लूड था रेकनी एंड मोलायर। हमने पहले देखा कॉमेडिया डी लेट्रा में भी था, वो हमने इसलिए कॉमेडिया डी लेट्रा में भी डाल दिया था क्योंकि उसकी राइटिंग्स में कुछ ना कुछ कॉमेडी का इफ़ेक्ट मौजूद था। और हमने इसे यहाँ पे इसलिए डाल दिया क्योंकि ये प्रॉपर इसी में आता था, क्योंकि इसके जो वर्क्स हैं वो कोई जो है प्रॉपर कॉमेडी नहीं थे, बस इसका इफ़ेक्ट रखते थे। नेक्स्ट हम अगर देखें, नेक्स्ट हमारे पास हिस्ट्री ऑफ ड्रामा में कौन सा आता है वो है रेस्टोरेशन कॉमेडी। रेस्टोरेशन कॉमेडी पोइट्री में जो अगर हम लिटरेचर में अगर हम इंग्लिश का देखें रेस्टोरेशन पीरियड तो उसमें कोई ख़ास काम नहीं हुआ। तो इस वजह से ड्रामा में अगर उसका कोई काम देखें तो इसमें क्या था, ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर के तौर पे लिखा जाता था, ये लव सेंटर थे। इसके ऊपर जो ड्रामाज देखे जाते थे वो किस में थे, लव सेंटर थे। इसके अंदर यानी कि लव का थीम ज़्यादा इस्तेमाल होता था। और इसके जो इम्पोर्टेंट प्ले राइट्स थे वो थे विलियम कॉन्ग्रीव एंड ओलिवर गोल्डस्मिथ। विलियम कॉन्ग्रीव जो था वो इसके जो इम्पोर्टेंट ड्रामा थे वो थे द ओल्ड बैचलर एंड लव फॉर लव। यानी कि नाम भी जो है ना इसका दिखा रहा है इस एरा की, आपको दिखा रहा है कि इसके एरा के थीम क्या होंगे। लव फॉर लव मतलब कि लव सेंटर इसके अंदर क्या थे, थीम मौजूद थे। उसके बाद जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है उसका जो इम्पोर्टेंट ड्रामा है वो है द गुड नेचर्ड मैन और शी स्टूप्स टू कंकर। ये दो इम्पोर्टेंट इसके ड्रामास थे, द गुड नेचर्ड मैन एंड शी स्टॉप्स टू कंकर। नेक्स्ट इसके अंदर कौन सा आता है वो आता है 18th सेंचुरी सेंटिमेंटलिज्म। सेंटिमेंटलिज्म है कि हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे एहसास, हमारे जज्बात को देखता है। कहते हैं बिहेवियर बिकम मोर रिस्ट्रेंड, इंटरेस्ट इन रॉयल एंड हाई क्लास सर्कल्स रिड्यूस। एंड क्या इसमें क्या किया 18th सेंचुरी में 17th सेंचुरी तक क्या था कि वो लोग बहुत ज़्यादा किंगली प्रिंसली क्लासिज्म था ना, क्लासिज्म में बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश लैंग्वेज होती थी। किंगली प्रिंसली जो है ना आपके पास थीम्स होते थे, आपने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होके आप चीज़ों को लिखा करते थे। पर जो 18th सेंचुरी स्टार्ट हुई उसने इसको रिड्यूस करना शुरू किया क्योंकि रोमांटिसिज्म शुरू हो रही थी। तो रोमांटिसिज्म जब शुरू हुई तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज आ गई। आपकी जो लैंग्वेज आई बहुत ज़्यादा कॉमन थी और आपकी जो थीम्स है वो बहुत ज़्यादा लो लेवल के थीम्स है, आम चीज़ों कुदरत के ऊपर थीम्स बनने लगे और आपकी सब्जेक्टिविटी शुरू हो गई। तो ये सब कुछ था। और उसके बाद जब जो मिडिल क्लास थी ना वो अवेयर हो रही थी, उसे अपने राइट्स का पता चल रहा था कि उसके पास आखिर कौन से राइट्स हैं, उसे अपने राइट्स को गेन करना आ रहा था, उसे अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करना आ रहा था। तो इसके अंदर जो एक्टिंग थी वो बहुत ज़्यादा नेचुरल बनाई गई, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं की जाती थी। यानी जैसे पहले के ड्रामाज में होता था कि आपको उसके अंदर रियलिटी इतनी ज़्यादा फीस नहीं होती थी, आपको लगता था कि जो एक्टर है वो कोई एक्शन ही कर रहा है, कोई एक्टिंग ही कर रहा है। पर जब 18th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो ये फील हुआ कि ऐसा लगता था एक्टर्स को देख के कि जैसे वो अपनी लाइफ को बयान कर रहे हैं, वो इतने ज़्यादा नेचुरल हो गए थे।
और इसके जो फेमस प्ले राइट्स हैं वो है रिचर्ड शेरिडन एंड जॉन गिल। जो रिचर्ड शेरिडन है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ड्रामा है वो है द राइवल और द स्कूल ऑफ स्कैंडल्स। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि द राइवल और द स्कूल ऑफ स्कैंडल। उसके बाद जॉन गे का जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ड्रामा है वो है द प्रेजेंट स्टेट ऑफ विट। जो है वो जो उनके का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रामा है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है ऑस्ट्रेलियन ड्रामा, एंड कि ऑस्ट्रेलिया में क्या काम हो रहा था उस दौर में ड्रामा के ऊपर साथ साथ। तो ये 1718 में स्टार्ट हुई थी और इसमें जो थे वो लॉलर एंड अलान सेम्यूर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले राइट्स है इसकी। ये बहुत ज़्यादा हर थीम को ये लोग कवर कर रहे थे, इसलिए इनका एक बेसिक थीम बताना जो है पॉसिबल नहीं है। तो जो लॉलर था उसकी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ड्रामा था वो था द समर ऑफ द 17th डोल। और जो अलान सेम्यूर था उसका था द लाक द रनर। द लाक और द रनर ये दो उसके ड्रामाज थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमें बचता है 19th सेंचुरी का मेलोड्रामा जिसमें रोना धोना बहुत होता है। आप इसको बहुत ज़्यादा आपको रोना आएगा, एक्टर्स भी आपको रोते धोते ही नजर आएंगे। कहते हैं ना जब आम तौर पे भी वैसे भी कोई ज़रा सी बात हो जाए और सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दे तो कहते हैं क्या यार इसने मेलोड्रामा शुरू किया हुआ है। तो मेलोड्रामा इसमें बहुत ज़्यादा रोना धोना होता है। तो इसमें ये जो था ये रोमांटिक एज में ही था क्योंकि 18th सेंचुरी का 19th सेंचुरी स्टार्ट थी, 18th सेंचुरी का एंड था, पर रोमांटिसिज्म जो था वो चल रहा था। कहते मेलोड्रामा जो थे वो सीरियस प्लेस थे जिनमें गुड और इवल को जो है ना बहुत आसानी से सेपरेट किया हुआ था। आप आसानी से कह सकते थे कि ये चीज़ अच्छी हो रही है, वो चीज़ बुरी हो रही है। कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड थे कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट प्ले राइट्स थे वो थे एंथनी होप और डोगलास जेरल्ड। जो और उसके बाद आपके पास आता है रियलिज़म स्टार्ट हुआ आपका। तो फिर आपके पास आ गई आपकी जो रियलिस्ट थे बहुत ज़्यादा वो कहते थे चीज़ों को रियल होके देखो, कि चीज़ों की रियलिटी के ऊपर फेस करो, कि आखिर वो ये देखते थे आखिर चीज़ों की रियलिटी है क्या। जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं कि अगर आपके हाथ पे एक जगह पे 6 टाइप का एक सिंबल डाल दिया जाए तो आपके जो फ्रंट पे खड़ा है वो कहेगा ये 6 और जो बैक पे खड़ा है वो कहेगा ये 9 है। और यहाँ पे एक मैं अपनी भी फिलॉसफी ऐड करती जाऊँ कि अगर हम इसे फ्रंट से ऊपर से इसका व्यू लेंगे तो हमें लगेगा ये सिग्मा का साइन है और हो सकता है शायद वो सिग्मा का ही साइन हो। तो हमें क्या चाहिए, चीज़ों की रियलिटी को देखना चाहिए कि चीज़ें किस तरीके से रियलिटी डिफ़र कर जाती है लोगों को, और चीज़ों की हकीकत को जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें जो रियलिस्ट थे वो क्या कहते हैं रियल लाइफ को, ऐसा नहीं है कि अब वो ऐसे थीम्स लाना चाहते थे जिसमें वो कह सके दिखा सकें लोगों को कि ऐसा रियल लाइफ में भी हो सकता है। ऐसी कोई चीज़ दिखाना जो रियल लाइफ में पॉसिबल ही ना हो, जैसे कि सुपर नेचुरल जो मशीनरी है अगर आप वो सारी इसमें अपने राइटिंग में दिखा देंगे तो वो तो रियल लाइफ में नहीं होती। ये परियाँ और ये परियाँ हो गई आपकी जो है यूनिकॉर्न हो गया, ये सब क्या है ये बहुत ज़्यादा फिक्शनल चीज़ें हैं। तो इन सब से हट के उन्होंने क्या किया रियलिज्म की तरफ आ गए। लाइफ की जो रियल चीज़ें थी कॉमन मैन के जो मसले मसाइल थे उनको उन्होंने क्या किया रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। उसके जो इम्पोर्टेंट प्ले राइट्स है वो थे हेनरी गिब्सन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेचुरलिज्म यानी कि चीज़ों को कुदरती तौर पे दिखाना। कहते इसमें क्या था कि बिलीव किया गया था कि थिएटर जो है वो स्लाइस ऑफ लाइफ हो, यानी कि वो लाइफ के अंदर लाइफ से ही निकाली कोई चीज़ हो, वो लाइफ का एक स्लाइस होना चाहिए। तो इसमें जो थे ना उन्होंने मेथड और एक्टिंग को भी कस्टम्स किया। उन्होंने एक्टिंग के मेथड को भी क्या किया कोशिश की कि वो रियल लाइफ की तरह परफॉर्म होने लगे। कहते 1909 स्टैनिस्लैवस्की established the acting system that become the foundation for much of the realistic and naturalistic acting of the 20th century। इनकी इसकी जो बेस थी वो किसने रखी थी, वो रखी थी स्टैनिस्लैवस्की ने। और इसे जो है ना इसे मेथड ऑफ एक्टिंग के तौर पे भी जाना जाता है। जो इसके इम्पोर्टेंट प्ले राइट्स हैं वो है एमाइल जोला एंड एंटन चेगोव। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने
और नेक्स्ट हमारे पास आता है 20th सेंचुरी का सिम्बोलिज्म एंड एक्सप्रेशनिज्म एंड के सिम्बोलिज्म। आपको क्या कहते हैं, सिंबल को कोई भी चीज़ दिखाने, जैसे डव है वो लव का सिंबल इस्तेमाल कर लिया आपने, स्काई को बुलंदी का सिंबल इस्तेमाल कर लिया। तो आप क्या कहते थे, सिम्बोलिज्म इस्तेमाल किया जाता था, एक्सप्रेशनिज्म इस्तेमाल किया जाता था। जॉर्ज इलियट ने भी बहुत ज़्यादा अपने द मिल ऑन द फ्लोर्स में बहुत ज़्यादा अपने सिम्बोलिज्म को इस्तेमाल किया है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसके अंदर 20th सेंचुरी कैसे थी स्ट्रॉन्ग। वैसे तो जॉर्ज इलियट वो एक नॉवल था द मिल ऑन द फ्लोर्स, मैंने सिम्बोलिज्म के हवाले से उसे क्या किया यहाँ पे कोट कर दिया क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिम्बल्स इस्तेमाल किए गए हैं। जब हम नॉवल की बात करेंगे तो उसके ऊपर एक पूरी डिटेल डिस्कशन भी होगी। तो हम देख लें कि इसके अंदर 20th सेंचुरी में क्या था, क्या था, स्ट्रांगली फाउट अगेंस्ट थिएटर बीइंग अ सोशल और पॉलिटिकल वॉइस। इनके अब क्या हो रहा था 19th सेंचुरी में, आपकी चीज़ों को बहुत मैनिपुलेट किया जा रहा था पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के तौर पे। वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे कि आप अगर किसी पॉलिटिशियन ने अपने आप को दिखाना है तो वो क्या करता था, ड्रामाटिस्ट के पास चला जाता था कि मेरे बारे में लिखो, मेरे बारे में, मेरे कामों के हिसाब से ड्रामा बनाओ। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को रिड्यूस करना शुरू किया। इसमें जो है ना, इन्होंने क्या किया, वोकल वर्क हार्ड हैड ग्रेट एम्फेसिस ऑन साइलेंस एंड स्टैटिक अमंग द फेमस प्रेयर। उन्होंने क्या किया कि जो वोकल वर्क है, जो आपका ज़ुबानी काम है, उसको बहुत ज़्यादा जो है ना एम्फेसिस किया गया। और इसके बाद इसकी जो इम्पोर्टेंट प्ले राइट्स हैं वो हैं जेम बेरी एंड अल्फ्रेड जेरी। और जेम बेरी का जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ड्रामा है वो है द लॉस्ट बॉयज़। उसके बाद हमारे पास आता है एपिक स्टाइल एंड डिटेक्टिज्म। एपिक स्टाइल यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रैंड स्टाइल में कहा जाता था। एपिक्स क्या होती हैं, एपिक्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग नरेटिव वर्क होता है पोइट्री में, जो बहुत ज़्यादा उसके अंदर इस्टेब्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, उसके अंदर एक प्रॉपर इन्वोकेशन होता है। तो इसमें एपिक स्टाइल में कैसे था, ये कहते हैं फिल्म को ना बैकग्राउंड सीनरी इसके अंदर इस्तेमाल की गई और जो इसके अंदर म्यूज़िक इस्तेमाल किया गया आपके इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और इसके अंदर उसको ड्रामा को क्या कर दिया, फिल्म के तौर पे ले आए वो। और इसके बाद जो फेमस के प्ले राइट्स है वो थे जीन गेनेट एंड बर्टोल्ड ब्रेच। और जीन गेनेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रामा है वो है आवर लेडी ऑफ द हॉवर्स। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, हमारे पास जो एज आ रही है वो है द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। थिएटर ऑफ द अब्सर्ड में क्या था, इसमें जो था जो ट्रेडिशनल थिएटिकल परफॉर्मेंस थी ना वो रिजेक्ट कर दी, कि जो शुरू से रवायती चली आ रही थी कि स्पेसिफिक ऐसा ही थीम होगा, ऐसा ही ड्रेसिंग होगी, उसका क्या किया उन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कुछ और नई चीज़ लेके आते हैं। उन्होंने कहा कि इलॉजिकल स्पीचेज एनिमल। और इन्होंने क्योंकि जो ट्रेडिशन थी वो उसमें बहुत इलॉजिकल, इनके कोई लॉजिक नहीं बनता था उसका, तो वो उसको क्या करते थे, उस स्पीच को उन्होंने क्या किया उसमें से निकाल दिया। उन्होंने कहा ये फजूल काम नहीं करने आपने, क्योंकि साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई थी इस एरा में। और फिर जब साइंस जब तरक्की कर गई थी तो जाहिर सी बात वो कहती थी जो लॉजिक पे बात है वो करो। तो उसके बाद इसके जो करेक्टर्स थे, करेक्टर्स चेंज इनटू एनिमल्स इन अप्रोप्रिएट साइलेंस एंड इन कंक्लूजन। उसमें इनके चीज़ों को आपने पर्सोनिफाई करना शुरू कर दिया। आपने इंसानों को क्या कर दिया कि इनमें एनिमल कैरेक्टर्स को ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद जो इसके जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स थे, इनकी जो बेजान चीज़ें थी वो क्या हुई ज़िंदगी में उन्होंने ऐड करना शुरू कर दिया, उन्होंने उनके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। ये जो इम्पोर्टेंट प्ले राइट्स थे वो थे सैमुअल बकेट एंड इगियो लोनेस्को। सैमुअल बकेट का जो बहुत है इम्पोर्टेंट ड्रामा है वो है वेटिंग ऑफ गोडोट। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्लेस्टिक एज, द लास्ट एज है हमारी, और जो शायद आज भी मॉडर्न एरा में भी हम इसको इंक्लूड कर देंगे। वो कहते हैं एक्लेस्टिक एज है। एक्लेस्टिक एज 1960 में स्टार्ट हुई और इसमें क्या था, ये बॉडी एज अ कम्युनिकेटर आइडिया। इसमें जो मूवमेंट इस्तेमाल की गई वो कहते थे कि बॉडी को इस्तेमाल करो अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गई क्योंकि आपने जब आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने शुरू कर दिया ना, जब एक शख्स अपना आइडिया दूसरे शख्स के साथ बातचीत करके शुरू करेगा बयान करना, तो आपकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि एक इंसान आपकी हो सकता है बात समझे, एक ना समझे, तो आइडियाज़ ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पैदा होंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन पैदा होते हैं उतनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी आपके अंदर आ जाती है। उसके बाद जो आपके फेमस प्ले राइट्स हैं इसके वो हैं हॉरर पिंटर एंड जो ऑर्टन। जो हॉरर पिंटर है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ड्रामा है वो है द रूम और द बर्थडे पार्टी। तो ये था हमारी हिस्ट्री थी ड्रामा की,
जो कि इस पीरियड पे आके रुक जाती है, ख़त्म नहीं होती। हिस्ट्री में हम ऐड करते जाएंगे। हमारा जो फ्यूचर है, अभी जो हमारा प्रेजेंट है वो हमारे फ्यूचर में हमारी हिस्ट्री बन जाएगा। तो हो सकता है जो न्यू अब जो 21st सेंचुरी चल रही है इसके न्यू राइटर्स आगे की हिस्ट्री में इंक्लूड होते जाएंगे। तो यहाँ तक हमारी जो थी वो हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम अपना देखेंगे ड्रामा की टाइप्स, कि ड्रामा कितने टाइप्स के होते हैं, ड्रामा और उस टाइप में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट राइटर था। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।